फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीके। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा की थी साहित्यिक स्रोत के बारे में। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में समझेंगे। साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे और साहित्यिक स्रोत में हमने जो ये धार्मिक साहित्य है, जो कि हमारे भारत में जो साहित्यिक स्रोत है उनमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा धार्मिक साहित्य को लेकर लिखी गई है उसके बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण कानून की पुस्तक है। जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में? जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक जो अर्थशास्त्री, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कवि रहते थे कौटिल्य। कवि तो नहीं है ये, क्या है? कौटिल्य। अर्थशास्त्री है ना, कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य। कौटिल्य, चाणक्य, ये दोनों नाम है इनके, है ना। कौटिल्य भी कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, कौन सी? अर्थशास्त्र। क्या लिखी गई थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो कौन सी थी? अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र नामक किताब से कौटिल्य के द्वारा जो लिखी गई थी, चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई थी, उससे मौर्य साम्राज्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य के समय जो राजनीतिक स्थिति थी, जो अर्थव्यवस्था थी, जो जो समाज था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसकी जानकारी अपने को मिलती है। राइट फ्रेंड्स? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण कानून की पुस्तक है। ये जो बुक है वो किसकी बुक, किससे रिलेटेड बुक है? कानून के रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कानून की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? कानून से। यानी इसमें जो एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, प्रजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। राइट फ्रेंड्स? इसे कुल 15 खंडों में विभाजित किया गया है। ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसे कितने? 15 खंडों में विभाजित किया गया है। 15 खंड है इसके, जिसमें से खंड 2 तथा खंड 3 अपेक्षाकृत अधिक पुराने माने जाते हैं। इन 15 खंडों में जो दूसरा खंड और तीसरा खंड जो है वो पुराने माने जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र किताब है वो किसी एक काल में नहीं लिखी गई है। एक काल में मतलब किसी एक, यानी कि एक दौर में लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने के दरबार में जो कौटिल्य अर्थशास्त्री थे, उन्होंने, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता, उन्होंने इस अर्थशास्त्र की रचना शुरू की थी, जो अशोक के समय में जाकर ये किताब जो है अर्थशास्त्र की जो बुक है वो पूरी हुई थी। राइट फ्रेंड्स? तो इसके जो खंड 2 और खंड 3 है वो जो है पुराने हैं। बाकी जो दूसरे खंड है 15 खंडों में से, वो थोड़े नए प्रतीत होते हैं और ये कई लोगों द्वारा लिखे गए प्रतीत होते हैं। वही बात, ये जो अर्थशास्त्र है उस किताब को लिखने की जो शुरुआत है वो कौटिल्य चाणक्य ने की थी, लेकिन इसको कई लोगों ने अपने अपने विचारों को लिखकर इसको पूरा किया था। राइट फ्रेंड्स? इस ग्रंथ को अंतिम रूप तो ईसवी सन के शुरुआत में दिया गया था, लेकिन इसके प्रारंभिक अंशों से मौर्य काल के समाज और अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता चलता है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, जो बात मैंने अभी बताई थी कि जो अर्थशास्त्र है इसकी शुरुआत तो कौटिल्य व चाणक्य ने की थी, जिससे मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इसका जो अंत है वो ईसवी सन, यानी कि ईसवी सन की जो शुरुआत है, ईसवी सन की जो शुरुआत है उस समय में इसका जो अंत हुआ था, यानी इसको अंतिम रूप से जो लिखा गया था वो ईसवी सन की शुरुआत में लिखा गया था। और ये कब की बात है? जब ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। किसकी? ब्राह्मण वंश। जिस ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत हुई थी मौर्य साम्राज्य के बाद, उस समय इसको अंतिम रूप दिया गया था।
राइट फ्रेंड्स, यह पुस्तक प्राचीन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए एक समृद्ध सामग्री प्रदान करती है। मतलब ये जो अर्थशास्त्र की जो बुक है, जो कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, वो जो बुक है वो हमें राजनीतिक इतिहास मौर्य साम्राज्य के समय का और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी मौर्य साम्राज्य के समय, इसकी जानकारी इस पुस्तक से अपने को मिलती है। राइट। गैर धार्मिक ग्रंथों, देखो अभी जो ये बात हो रही थी वो किसकी हो रही थी, धार्मिक ग्रंथों की हो रही थी, जिसमें धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। इसके अलावा एक और है गैर धार्मिक ग्रंथ। गैर धार्मिक ग्रंथ का मतलब होता है ऐसे ग्रंथ जिसमें धर्म से रिलेटेड तो कम बात होती है और धर्म से जो अलावा दूसरे बिंदु होते हैं उन पर ज़्यादा चर्चा की जाती है। जैसे अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, राजनीति पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ना, सामाजिक स्थिति पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ऐसे जो ग्रंथ होते हैं वो गैर धार्मिक ग्रंथ है। और धार्मिक ग्रंथ जिसमें धर्म पर ज़्यादा फोकस या धर्म पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना। तो गैर धार्मिक ग्रंथों में इतिहास की संरचना निर्मित करने हेतु व्याकरण के ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसकी शुरुआत पाणिनि के अष्टाध्यायी से हुई। अभी मैंने पहले पढ़ाया था कि पाणिनि ने संसद व्याकरण की रचना की थी, तो उनके जो द्वारा लिखी गई जो किताब है वो कौन सी है, अष्टाध्यायी। क्या है, अष्टाध्यायी। ये क्वेश्चन जो एसएससी रेलवे के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि पाणिनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी ग्रंथ है। राइट। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। और ये पाणिनि जो है वो कब आए थे, जब हम चंद्र मौर्य साम्राज्य के बाद ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ते हैं, जिसमें शुंग वंश, कंड वंश, शातवाहन पढ़ते हैं, उसी समय के दौरान जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो पाणिनि इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में रहते थे। मतलब उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग मतलब यहाँ पर जो पाकिस्तान हो गया है ना, जो अफगानिस्तान हो गया, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग हो गए, वहाँ पर रहते थे। राइट फ्रेंड्स, जो पाणिनि द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में पाणिनि ने किन क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके उत्तर पश्चिमी भाग, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो अपना राजस्थान वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का उन्होंने वर्णन किया है। राइट फ्रेंड्स, पाणिनि इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में रहते थे। उनका उल्लेख पाली ग्रंथों में नहीं है ना, जो मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। मतलब पाणिनि जो है उनका जो उल्लेख है वो पाली ग्रंथों में नहीं। और पाली ग्रंथ कहाँ लिखे गए थे, पाली ग्रंथ लिखे गए थे जो बिहार वाला भाग है ना, जो यूपी वाला भाग है वहाँ पर। जबकि जो पाणिनि है उन्होंने किस क्षेत्र का उल्लेख किया है, उत्तर पश्चिमी जो भारत है, जो बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान है, जो राजस्थान वाला इलाका है, उन क्षेत्रों का उन्होंने पाणिनि ने वर्णन किया है। पाणिनि के समय के भारत के बारे में लिखने वाले वी.एस. अग्रवाल पाणिनि का काल लगभग 450 ईसा पूर्व बताते हैं। उनके अनुसार मौर्य पूर्व जनपद या प्रादेशिक राज्यों के बारे में पाणिनि से अधिक जानकारी किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलती है। मतलब जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ अष्टाध्यायी है, उसका जो काल है वो बताते हैं, जो वी.एस. अग्रवाल है वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं ईसा पूर्व 450 ईसा पूर्व के दौरान का यानी 450 ईसा पूर्व के दौरान बताते हैं। और यह काल कब माना जाता था, जब मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी या मगध साम्राज्य का उदय हुआ था 500 ईसा पूर्व के आसपास, उस समय की बात है। लेकिन मगध साम्राज्य कहाँ था, ये था अपने गंगा वाले इलाकों में, है ना, गंगा के जो मैदानी इलाके उन यूपी का पहाड़, बिहार का पहाड़, वहाँ पर। लेकिन जो पाणिनि है उस समय कहाँ था, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, पाकिस्तान, राजस्थान, इन वाले इलाकों में ये व्याख्या करते हैं। राइट।
तो जो वीएस अग्रवाल है वो बताते हैं कि जो पाणिनि का काल था वो ईसा पूर्व 450 के लगभग था। और मौर्य पूर्व, क्योंकि मगध में सबसे पहले कौन से वंश आए थे, है ना, मगध में मौर्य वंश आए थे, उसमें सब बाद में आया था मौर्य वंश। इससे पहले भी एक, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो मौर्य यानी मगध में भी शुंग वंश आए थे, है ना, शुंग शिशुपाल वंश आए थे, है ना, और ना ये सब 2-3 वंश आगे पढ़ेंगे अपन। उन वंशों के बाद आया था मौर्य वंश मगध में। तो जो वंश थे उस समय के दौरान, जो मौर्य वंश के पहले का समय के जो जानकारी है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी से अपने को मिलती है। ईसा पूर्व 150 ईस्वी में पतंजलि द्वारा पाणिनि पर लिखी गई टीका से उत्तर मौर्य काल के बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। देखो, मैंने अभी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था टीका क्या होती है, राइट। टीका मतलब होता है जो किताब पहले से लिखी जा चुकी है उसमें कुछ बदल कर एक और किताब लिखना, वो होती है टीका, राइट। जो पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी किताब लिखी गई थी, जो किससे संबंधित थी, पूर्व मौर्य काल से संबंधित थी। ईसा पूर्व 450 ईसा पूर्व का जो समय काल था उस समय से संबंधित थी। लेकिन बाद में जो मौर्य साम्राज्य के बाद में जो काल आया, जिसे अपन ब्राह्मण साम्राज्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राह्मण साम्राज्य, जिसमें हम शुंग वंश पढ़ेंगे, सातवाहन और कंड वंश, इनके बारे में जो पढ़ेंगे, ये जो ब्राह्मण साम्राज्य है इसके समय में क्या हुआ था, जो पाणिनि है उनके द्वारा लिखी गई जो किताब है अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी को, यानी पाणिनि के द्वारा लिखी गई जो किताब अष्टाध्यायी है उस किताब का अनुवाद किया गया था। उस किताब पर एक टीका लिखी गई थी मौर्य साम्राज्य के बाद वाले शासकों के समय में। किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पतंजलि द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, पतंजलि द्वारा लिखी गई थी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि पतंजलि जो था वो ब्राह्मण साम्राज्य में जो शुंग वंश था उस वंश के दरबार में रहता था। और इन पतंजलि ने क्या किया, जो पाणिनि द्वारा लिखी गई किताब थी अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी का उस अष्टाध्यायी पर उन्होंने क्या लिखी, टीका लिखी, राइट। तो यह अष्टाध्यायी की बुक जो है किसके बारे में बताती है, मौर्य साम्राज्य के पहले के इतिहास के बारे में बताती है। जबकि अष्टाध्यायी पर लिखी गई जो टीका है, जो किसने लिखी, पतंजलि ने लिखी, ये टीका किसके बारे में बताती है, ये टीका बताती है मौर्य साम्राज्य के बाद वाले साम्राज्य के बारे में, जिसमें शुंग साम्राज्य के बारे में बताती है ना, कंड वंश के बारे में बताती है। इनके बारे में ये जो टीका है जो पतंजलि द्वारा लिखी गई है वो हमें बताती है। तो पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, शुंग साम्राज्य के दरबार में रहते थे, राइट। हमारे पास भास, शूद्रक, कालिदास, बाणभट्ट के भी ग्रंथ थे। जैसे कि बहुत सारे कवि हुआ करते थे जो नाटक लिखते थे, जिसमें भास के नाटक, है ना, शूद्रक द्वारा लिखा गया शूद्रक द्वारा एक और नाटक लिखा गया कट्टिकम, ऐसा कुछ था, है ना, पढ़ेंगे आगे आएगा वो नाम, मुद्र राक्षस ऐसा कुछ। बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था, है ना, बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, बाणभट्ट, उन्होंने भी एक नाटक लिखा था, ग्रंथ लिखा था। ये सब ग्रंथ क्या है पता है दोस्तों, इन भास के द्वारा लिखे गए, शूद्रक द्वारा लिखा गया, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया, ये जो सारे ग्रंथ है वो क्या है, गैर धार्मिक ग्रंथ है। क्या है, गैर धार्मिक ग्रंथ है। क्या है, गैर धार्मिक ग्रंथ है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्योंकि धार्मिक ग्रंथ के बारे में हमने साहित्यिक स्रोत में चर्चा की थी, और साहित्यिक स्रोत में जो दूसरे हैं वो गैर धार्मिक ग्रंथ है, जो धर्म का उल्लेख न कर कर दूसरी जो चीजें होती है उनको बताते हैं, राइट। ये गैर धार्मिक ग्रंथ है, राइट। तो इसमें भास के 13 नाटक हो गए, शूद्रक का मृच्छकटिकम हो गया, ऐसा ही कुछ नाम है ना, आगे आएगा। बाणभट्ट द्वारा लिखा गया एक नाटक है जो शायद आएगा जब हम हर्षवर्धन साम्राज्य पढ़ेंगे, उसमें बाणभट्ट ने लिखा था एक नाटक, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो नाटक हैं वो जो हमें साहित्यिक स्रोत के रूप में प्राप्त होते हैं। साहित्यिक महत्व के अलावा उन ग्रंथों की रचना में रचनाकारों ने उस दौर की स्थितियों का भी वर्णन किया। मतलब इस जो
ये जो गैर धार्मिक ग्रंथ है, ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, उससे हमें उस समय की स्थितियाँ, उस समय के जो कैसे सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ये नाटक तो इन नाटककारों द्वारा जो लिखे गए नाटक हैं, उससे नाटक के बारे में तो जानकारी मिलती है, साथ में उस दौर के जो अपने देश की क्या स्थिति थी, उस दौर में समाज की क्या स्थिति थी, उस दौर में कैसी अर्थव्यवस्था थी, राजनीति थी, उसके बारे में भी जानकारी इन पतंजलि के लिखी गई की पतंजलि की टीका जो महाभाष्य है, पतंजलि ने जो टीका लिखी थी उसका नाम क्या था? महाभाष्य। क्या था? महाभाष्य। तो पतंजलि के द्वारा लिखी गई टीका महाभाष्य से, भास के 13 नाटक से और शूद्रक द्वारा लिखी गई मद्र कटिकम और बाण भट्ट द्वारा एक और लिखा गया जो नाटक है, उनके द्वारा उस काल की जो स्थितियां, उनकी जानकारी भी अपने को मिलती है। जिस दौर का वे लेखन कर रहे थे, कालिदास के काव्य और नाटक की रचना की, यानी कालिदास भी थे। कालिदास कब थे? जब अपन गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो गुप्त साम्राज्य में एक लेखक थे कालिदास, उन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना की है ना। तो इन कालिदास जी के द्वारा जो लिखे गए नाटक हैं, इनके द्वारा लिखे गए जो काव्य हैं, इन काव्यों तथा नाटकों द्वारा हमें उस समय के, उस दौर के जो राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उनके बारे में जानकारी मिलती है। अभिज्ञानम शाकुंतलम उनकी सर्वाधिक कृति, यानी कालिदास द्वारा लिखा गया एक कृति का एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर क्या दिया? अभिज्ञानम शाकुंतलम, अभिज्ञानम शाकुंतलम, है ना फ्रेंड्स? अभिज्ञानम शाकुंतलम, ये एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि कालिदास द्वारा रचित एक काव्य है जिसमें प्राचीन भारत के समय की जानकारी मिलती है। महान सृजनात्मक ग्रंथों के अलावा उनके लेखक ने हमें गुप्त काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक भी मिलती है। मतलब वही कालिदास किसके समय में थे? गुप्त काल में थे। तो इन काव्यों से, इन नाटकों से गुप्त काल के समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी भी अपने को मिलती है ना। संस्कृत स्त्रोतों के अतिरिक्त, मतलब ये जो सारी चीजें लिखी गई थी, यानी कालिदास द्वारा जो अभिज्ञानम शाकुंतलम लिखा गया था, इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए थे, ये सारे चीजें किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। अब ये बात कर रहे हैं कि संस्कृत के अलावा भी, यानी संस्कृत भाषा के अलावा भी, संस्कृत स्रोतों के अतिरिक्त भी हमारे पास संगम साहित्य कोश में सबसे पहले तमिल ग्रंथ है। मतलब हमारे पास संस्कृत के अलावा संगम साहित्यिक स्रोत भी मौजूद हैं, जो दक्षिणी भारत, जो किसके बारे में? जो दक्षिणी भारत के इतिहास का वर्णन करते हैं, जो किस में लिखे गए हैं? तमिल में लिखे गए हैं। जैसे अभी तक जो बात हो रही थी वो किस में हो रही थी? संस्कृत में हो रही थी, यानी संस्कृत भाषा में लिखे गए स्रोतों की बात हो रही थी। अब तमिल भाषा में भी लिखे गए कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जो दक्षिणी भारत के बारे में जानकारी देते हैं, वो है संगम साहित्य। यह साहित्य उस दौर के प्रमुखों और राजाओं द्वारा संरक्षित कॉलेजों में एकत्रित हुए कवियों द्वारा 3-4 शताब्दियों में तैयार किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था संगम मतलब क्या होता है। संगम मतलब होता है सम्मेलन। संगम मतलब होता है सम्मेलन। देखो उस समय क्या हुआ था, जो दक्षिण के प्रमुख राजवंश थे, चोल, चेर, पांड्य, इन्होंने क्या किया था, उन राजाओं ने क्या किया था, उस समय के जो बड़े बड़े कवि थे, उन कवियों को एक जगह पर क्या किया था, एकत्रित किया था। उन कवियों को एकत्रित करके उन कवियों ने आपस में, विद्वानों ने आपस में चर्चाएं की, किसी यानी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चाएं की कि जीवन क्या है ना, और मृत्यु क्या है, जीवन मृत्यु का सच क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चर्चाएं की। और उन्होंने लंबी सदियों तक, मतलब ये किसी एक राजा के दौर में नहीं हुआ था, ये बहुत सारे राजाओं के दौर में ये सम्मेलन जो थे चलते रहे। प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम, ऐसे संगम होते रहे। और उन संगमों के दौरान, उन सम्मेलनों के दौरान जितनी भी जो बातें उन्होंने, जो विद्वानों ने चर्चाएं की थी, उन सारों को उन्होंने एक साहित्य के रूप में संग्रहित किया और एक साहित्य की रचना की। तो उसे कहते हैं संगम साहित्य। राइट फ्रेंड्स? तो इससे भी अपने को क्या मिलता है?
जो उस दौर का यानी उस समय में क्या सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी, क्या जो अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है दक्षिणी भारत की। इस तरह के कॉलेजों को संगम कहा जाता था और इन विद्वत सभाओं में निर्मित साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था। अभी बताया मैंने, जो ये सम्मेलन होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, संगम कहा जाता था। और उन सम्मेलनों में जो साहित्य रचे जाते थे उन साहित्य को क्या कहा जाता था, उन साहित्य को कहा जाता था संगम साहित्य। मतलब वो सम्मेलन तो कहलाए संगम और इन संगम में बने साहित्य संगम साहित्य। सिंपल, राइट फ्रेंड्स। इस पूरे संकलन के संग्रह को ईसवी सन के शुरुआती 4 सदियों में तैयार माना जाता है। हालांकि वास्तविक रूप से ये 6ठी शताब्दी तक ही पूरी तरह से तैयार हो पाए हैं। मतलब मैंने बताया ना, ये किसी एक दौर की घटना नहीं है। मतलब ये संगम साहित्य जो है किसी एक राजा के समय में नहीं लिखे गए हैं, ये बहुत सारे राजाओं द्वारा संगम कराए गए हैं और इनको धीरे धीरे करके एकत्रित और लिखा गया है। मतलब ये जो अंतिम रूप से यानी वास्तविक रूप से तैयार हुए हैं वो कब हुए हैं, 6ठी शताब्दी में। कब हुए हैं, 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में जो है ये पूरे बनकर यानी संगम साहित्य जो है पूरे बनकर क्या हुए, तैयार हुए हैं। अब देखो इन संगम साहित्य के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कैसे दिए गए मैं बताता हूं। देखो संगम साहित्य में एटुट कोई, क्या है, एटुट कोई, ये नाम है इसका, थोड़ा कठिन नाम है मगर ये है एटुट कोई, ठीक है। संगम साहित्य में एटुट कोई शीर्षक से 8 संकलनों में लगभग 30,000 पंक्तियों की कविताएं शामिल है। यानी एक संगम साहित्य है एटुट कोई, इसमें लगभग 8,000 लगभग 30,000, कितने, लगभग 30,000, इसमें लगभग 30,000 पंक्तियों को शामिल किया गया। क्या है पंक्तियां, ये कविताएं हैं। संगम साहित्य में जो बातें कही गई है वो किसके रूप में कही गई है, कविताएं के रूप में कही गई है, राइट। किसके रूप में कही गई है, कविताओं के रूप में कही गई है। इन कविताओं के माध्यम से कवि ने संगम साहित्य की रचनाएं की। और कितनी कविताएं इसमें, 30,000 से ज्यादा पंक्तियां हैं इसमें। किसमें, जो ये एटुट कोई संगम साहित्य है उसमें। कविताओं को 100 के समूह में इकट्ठा किया गया, यानी 100 ये 30,000 जो पंक्तियां हैं उनकी 100 पंक्तियों के रूप में एक एक कविता में इकट्ठा किया गया है। 100 के रूप में इकट्ठा किया गया है। जैसे कि पुराण नुरु, बाहर की 400, जैसे कि एक का नाम क्या दिया है यहाँ पर, पुराण नुरु। इसके 2 मुख्य समूह हैं, पति नैकिंग कनक्कू, क्या है, ये थोड़े नाम थोड़े कठिन है, पति नैकिल कनक्कू, क्या है, कनक्कू, है ना। और एक और नाम है जैसे पट्टू, क्या है, पट्टू, पति नैकिल कनक्कू, पुराण नुरु, ये सब क्या है, 100 के जो पंक्तियां बनाई गई थी, समूह है 100 के, उनके नाम है ना। इसमें पहले वाला स्वभावतः दूसरे से अधिक प्राचीन माना जाता है, अतः इसकी ऐतिहासिक महत्ता भी अधिक है। मतलब मैंने बताया ना आपको, जो संगम साहित्य की रचना किसी एक राजा के समय में नहीं हुई है, ये बहुत सारे राजाओं द्वारा संगम सम्मेलन कराए गए, उनमें इसकी रचना हुई है। और जो सबसे पुराना है, जो सबसे पहले इसकी शुरू संगम सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है पुराण नुरु को माना जाता है ना। और उसकी ऐतिहासिक महत्ता भी जो है इसकी अधिक है। संगम ग्रंथों में कई परतें हैं, लेकिन वर्तमान में इन्हें शैली और सामग्री के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसा कि बाद में दर्शाया गया है कि उन्हें सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों के आधार पर ही समझा जा सकता है ना। जो संगम साहित्य की बहुत सारी परतें, परतों का मतलब है कि बहुत सारे दौर में, जैसे कि एक राजा चोल के समय में जब राजा थे, पांडे समय में जब राजा थे, चेर के समय में जब राजा थे, राइट, इन समय में जब राजा थे उन्होंने क्या किया, इनकी रचनाएं की, राइट। तो एक समय में जब
रचना हुई थी। जब दूसरे राजा आए उन्होंने फिर से सम्मेलन कराया, जब तीसरे राजा आए फिर उन्होंने फिर से सम्मेलन कराया, जब चौथे राजा आए उन्होंने फिर से सम्मेलन कराया। तो ऐसे ऐसे सम्मेलन करके कवि जो विद्वान है वो इकट्ठा होते गए और उन्होंने इनकी रचनाओं को एकत्रित करना शुरू कर दिया। और फाइनली जो है अपने पास संगम साहित्य के रूप में सारी रचनाएं जो है वो प्राप्त होती है। राइट। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से काफ़ी भिन्न है। वैदिक ग्रंथ मतलब जो उत्तर भारत के बारे में बताते हैं, और संगम मतलब जो दक्षिणी भारत के बारे में अपने को बताते हैं ना। जो उत्तर भारत में बताते हैं वो कौन से है? वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ कौन से? उत्तर वैदिक और ऋग्वेदिक। ऋग्वेदिक में ऋग्वेद आ गया, उत्तर वैदिक में हमने पढ़ा था इससे पहले, है ना, कि वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद आ गए, है ना, पुराण आ गए, ये चीज़ें। तो जो संगम ग्रंथ है यानी जो दक्षिणी भारत के बारे में जो बताते हैं ग्रंथ, वो जो है वैदिक ग्रंथों से काफ़ी क्या है? भिन्न है। विशेष रूप से किससे? ऋग्वेद से वो काफ़ी भिन्न है। कैसे भिन्न है? उन्हें धार्मिक साहित्य नहीं माना जा सकता। किन्हें? जो संगम साहित्य है वो धार्मिक साहित्य नहीं है। क्या नहीं है? धार्मिक साहित्य नहीं है। जबकि उत्तर वैदिक जो ग्रंथ है वो क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। जैसे कि अपने पढ़ा था ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है ना। इसीलिए कहा गया है कि विशेष रूप से ऋग्वेद से यह भिन्न है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वेद है, ऋग्वेद में तो मेन फोकस ही धार्मिक जो है उस पर किया गया है। जबकि आने वाले जो बाद वाले ग्रंथ वेद है जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें धार्मिक चीज़ों पर तो फोकस किया गया है, साथ में दूसरी चीज़ों पर भी जैसे सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उस पर भी क्या किया गया है? फोकस किया गया है ना। इसलिए ये कह रहे हैं कि जो संगम साहित्य से जो ऋग्वेद है वो काफ़ी भिन्न है, क्योंकि संगम साहित्य में धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस न करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर ज़्यादा फोकस किया गया है, भौगोलिक स्थिति पर ज़्यादा फोकस किया गया है। राइट फ्रेंड्स। उनमें विभिन्न नायक नायिकाओं की प्रशंसा में कई कवियों द्वारा लिखी गई छोटी व बड़ी कविताएं होती थी जो स्वभावतः धर्मनिरपेक्ष होती थी। मतलब जो संगम साहित्य में जो कविताएं लिखी गई थी, अभी हमने पढ़ा ना, अभी अपन ने पढ़ा 30,000 से ज़्यादा कितनी है? 30,000 से ज़्यादा क्या है? कविताएं हैं। इन कवि यानी 30,000 से ज़्यादा पंक्तियां हैं, और उन पंक्तियों को किसके रूप में लिखा गया है? कविताओं के रूप में लिखा गया है। अब ये यहाँ कह रहे हैं कि जो संगम साहित्य है वो धार्मिक साहित्य नहीं है। वो क्या है? संगम साहित्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। मतलब किसी एक धर्म की ओर झुकाव न करके ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं। कौन से? संगम साहित्य। यानी कि इसमें जो कविताएं लिखी गई है संगम साहित्य में, वो जो है वो विभिन्न कवियों द्वारा लिखी गई है। वो सारी जो कविताएं हैं वो धर्मनिरपेक्ष कविताएं हैं। मतलब किसी एक धर्म की ओर इंगित न करके सारे धर्मों को आपस में यानी आपस में इकट्ठा करके उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में इन कविताओं की रचना की है। वे बहुत प्राचीन गीत नहीं थे, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले साहित्य जरूर थे, है ना। क्योंकि संगम साहित्य भी से पुराना तो अपना वैदिक साहित्य है, लेकिन संगम साहित्य पुराना न होकर भी क्या है? ऋग्वेदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य से क्या है? उच्च गुणवत्ता वाला है ना। कई कवियों में योद्धाओं या प्रमुख या राजा के नामों का उल्लेख है और उसके सैन्य कारनामों के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। मतलब इन संगम साहित्य में राजाओं के बारे में, है ना, कवियों के बारे में, योद्धाओं के बारे में, है ना, उस समय जो युद्ध हुए थे उन योद्धाओं के बारे में भी इसमें जो है वर्णन किया गया है। उनके द्वारा जो सैन्य कारनामे थे, सैन्य कारनामे के मतलब उनके द्वारा जो विजय की प्राप्त की गई थी, उनका उल्लेख इन संगम साहित्य में किया गया है। तो संगम साहित्य किसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? दक्षिण के लिए, है ना। इनमें कवियों और योद्धाओं को दिए गए उपहारों की प्रशंसा की गई है। जो राजा कवियों और योद्धाओं को उपहार देते थे, उन उपहारों के बारे में भी इन संगम साहित्य में लिखा गया है। ये कविताएं दरबारों में पढ़ी गई होगी। इसकी तुलना होमरिक युग की कविताओं से भी की गई है, क्योंकि इन दोनों में योद्धाओं और युद्ध के युग का वर्णन मिलता है। मतलब कवि जो है वो संगम साहित्य की रचनाओं की तुलना किससे करता है? वो करता है होमरिक युग से। किससे? होमरिक युग है। अब ये होमरिक युग से क्यों करता है? क्योंकि होमरिक युग में भी राजाओं और योद्धाओं
जो हैं उनके युद्धों का जो वर्णन है वो होमरिक युग में किया गया है। सेम वैसे ही जैसे संगम साहित्य में भी राजाओं, कवियों और योद्धाओं के सैन्य जो कारनामे हैं उनका उल्लेख किया गया है। ऐसा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन ग्रंथों का उपयोग उतना सहायक सिद्ध नहीं होता है। शायद कविता में उल्लेखित नाम, शीर्षक, राजवंश, प्रदेश, युद्ध और इस तरह के अन्य हिस्से आंशिक रूप से वास्तविक हो। संगम ग्रंथों में पहली और दूसरी शताब्दी के लेखक ने दानदाताओं के रूप में वर्णित कुछ चेरा राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो संगम साहित्य है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अतिशयोक्ति के रूप में उन्होंने लिखी है। अतिशयोक्ति का तात्पर्य होता है कि जो जितनी है उससे भी बड़ा चढ़ाकर लिखना। मतलब हो सकता है कि इन संगम साहित्य में जो राजाओं हैं उनके गुणों को बड़ा चढ़ाकर बताया गया हो, है ना। हो सकता है कि जो युद्ध है उनको बड़ा चढ़ाकर बताया गया हो, है ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दूसरे साहित्यिक स्रोतों से इसकी तुलना कर कर जो इसकी वास्तविकता है उसको सिद्ध करना होगा, है ना। और इन संगम साहित्य से अपने को जो चेर हैं, अभी बताया ना, पांड्य, चेर, चोल, ये दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश है। ये है चोर यहाँ पर, ये केरल में है चेर, ये तमिलनाडु में पांड्य है ना। तो ये जो है इनके बारे में चोल, है ना, चेर और ये पांड्य, इनके बारे में अपने को जानकारी इन संगम साहित्य से प्राप्त होती है कि इनके राजा कौन कौन से थे, है ना। जो अपने चेर, चोल, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, संगम साहित्य से मिलती है। तो संगम साहित्य जो है वो एक गैर धार्मिक साहित्य है जिसमें धर्म पर ज़्यादा महत्व ना, यानी जिसमें धर्म पर ज़्यादा महत्वता ना देकर किस पर ज़्यादा महत्वता दी गई है, ये दूसरी जो चीज़ें हैं, सामाजिक जीवन, है ना, राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र, इन पर ज़्यादा महत्वता दी गई है। संगम ग्रंथों में कावेरी पत्तनम सहित कई बस्तियों का उल्लेख है। मतलब कावेरी पत्तनम जो बंदरगाह था, कावेरी पत्तनम जहाँ से जो संगम साहित्य में जो वंश थे, चोल, चेर, पांड्य, ये जो वंश थे वो क्या करते थे, व्यापार किया करते थे कावेरी पट्टनम से, है ना। तो इस कावेरी पट्टनम का उल्लेख भी कहाँ पर किया गया है, संगम साहित्य में किया गया है कि कावेरी पट्टनम कितना इम्पोर्टेंट था उन दक्षिणी भारत के राज्यों के राजाओं के लिए। इसी कावेरी पत्तनम के द्वारा वो दूसरे देशों जैसे दक्षिणी पूर्वी जो यहाँ पर जो देश हैं, है ना, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, उन राजवंशों के साथ ये व्यापार करते थे। तो इसके लिए वो कावेरी पत्तनम जो बंदरगाह और बस्तियां हैं उनका उल्लेख संगम ग्रंथों में किया गया है। कावेरी पत्तनम का समृद्ध अस्तित्व उस पुरातात्विक रूप में भी स्थापित हो चुका है। इन ग्रंथों में इसका भी उल्लेख है कि यवन राज्य स्वयं अपने जहाजों यवन स्वयं अपने जहाजों में आते थे, सोने देकर काली मिर्च खरीदते थे और स्थानीय लोगों के लिए शराब तथा दासियों की आपूर्ति करते थे। राइट, एक इसमें वर्ड यूज आया है यवन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस ईयर में। यवन, यवन कौन थे, जो बाहरी लोग अपने भारत में व्यापार करने के लिए आते थे उन्हें यवन कहते थे। जैसे हिंद यूनानी, ये क्या करते थे, भारत के जो दक्षिणी भाग होता था वहाँ से काली मिर्च क्या ले जाते थे, काली मिर्च, क्योंकि उस समय जो काली मिर्च होती थी, जो मसाले होते थे वो जो यूरोप के भागों में, कहाँ पर, यूरोप के भागों में बहुत क्या होते थे, फेमस होते थे, क्योंकि उससे जो वहाँ मांस उत्पादन किया जाता था उनको वो इन काली मिर्चों, इन मसालों की सहायता से क्या करते थे, लंबे समय तक सुरक्षित रख पाते थे। तो ये यूरोप जो होता था, यूरोप के देश हैं, वहाँ से व्यापारी अपने भारत में, दक्षिणी भारत आते थे और वहाँ से वो काली मिर्च ले जाते थे, मसाले ले जाते थे, है ना। तो इसीलिए जो काली मिर्च और उनको यवन प्रिय कहा गया, क्या कहा गया है, यवन प्रिय। ये क्वेश्चन आया था कि यवन प्रिय किसे कहा गया है, क्यों, क्योंकि ये जो काली मिर्च और मसाले होते थे वो प्रिय होते थे, किनको प्रिय होते थे, यवन लोगों को, यवनी का यानी जो यवन के लोग हैं, हिंद यूनानी हैं, उनको प्रिय होते थे। इसीलिए जो काली मिर्च और उनको क्या कहा जाता है, यवन प्रिय के नाम से संबोधित किया जाता है। और इन यवन जो लोग अपने भारत में आए थे उन्होंने भारत में पर्दा, जो अपन पर्दा की जो होता है, पर्दा मतलब जब अपन कठपुतली का नृत्य देखते हैं, कठपुतली,
कठपुतली की जो कला हम देखते हैं वो जो पर्दे के पीछे की जाती है, राइट। ये जो पर्दा है ना, ये जो पर्दा है उसका जो सबसे पहले शुरुआत की थी, जिसे ये कहते थे यवनिका, क्या कहते थे, यवनिका। इस पर्दे की शुरुआत भी किससे शुरू हुई है, इन यवन लोगों से ने शुरू की है। यानी कि जो ये पर्दा है वो किसकी देन है, ये यवन लोगों की देन है। किसकी देन है, यवन लोगों की। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, यवनिका। क्या पड़ गया, यवनिका। और यवन पीढ़ी किसे कहते हैं, काली मिर्च को, मसालों को। क्यों कहते हैं, क्योंकि यवन के लोगों को ये काफ़ी प्रिय थी और उसके व्यापार के लिए ये यूरोप से यात्रा करते हुए दक्षिणी भारत आते थे और साथ में क्या लेकर आते थे, जहाज लेकर आते थे, राइट। और यहाँ से वो काली मिर्च खरीदते थे और यहाँ पर वो क्या बेच के जाते थे, शराब। क्योंकि जो यूरोप है वहाँ पर शराब का उत्पादन जो है वो अधिक होता था और ये शराब के बदले काली मिर्च और मसाले जो है वो लेकर जाते थे। और साथ में दासियों का भी व्यापार वो करते थे। जो दास होते थे ना उनका व्यापार भी ये करते थे। इस व्यापार की पुष्टि न केवल लैटिन तथा यूनानी लेखक से होती है बल्कि पुरातात्विक अभिलेख से भी होती है। अब जो मैंने आपको बताया कि जो यवन लोग थे भारत में व्यापार के लिए आते थे, राइट। अब ये जो साक्ष्य हैं वो अपने को कहाँ मिलते हैं, मतलब इस बात की जो पुष्टि होती है वो किससे होती है, वो संगम साहित्य से भी होती है। मतलब जो संगम साहित्य है उसमें भी ये उल्लेख किया गया है कि यवन जो है वो जहाज लेकर भारत के दक्षिणी भागों में आते थे और व्यापार करते थे। इसका उल्लेख जो है वो लैटिन तथा यूनानी जो लेखक थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि यवन के जो यात्री होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो दक्षिणी भारत में जाते थे और व्यापार करते थे, राइट। और पुरातात्विक अभिलेख है ना, जो पुरातत्वविदों को जो मिले पुरातात्विक अभिलेख है उनसे भी इस बात का जिक्र होता है कि ये जो यवन यात्री होते थे, यवन व्यापारी होते थे, वो भारत में आते थे और व्यापार करते थे। तो इन तीनों चीज़ों से इस बात की पुष्टि होती है। संगम साहित्य ईसवी सन के प्रारंभिक सदियों में तमिलनाडु के समुद्र के किनारों के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानने का एक प्रमुख स्रोत है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि जो संगम साहित्य है वो एक गैर धार्मिक साहित्य है। उससे उस समय के सामाजिक जीवन, उस समय के आर्थिक जीवन, उस समय के राजनीतिक जीवन के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में उल्लेख की पुष्टि विदेशी संदर्भों एवं पुरातात्विक खोजों से भी हो चुकी है। मतलब अभी बताया मैंने कि वो जो व्यापार जो भारत का जो दक्षिणी देश यानी जो दक्षिणी भाग है अपने भारत का, उस दक्षिणी भाग से जो व्यापार है वो विदेशों में भी होता था। इस बात की पुष्टि बहुत सारे जो विदेशी संदर्भ है जैसे लैटिन हो गया और यूनानी पुरालेख हो गए, उनसे जो पुरातात्विक अभिलेख हो गए, उनसे भी इस बात की पुष्टि होती है। संगम साहित्य में तो इस बात का जिक्र है ही है, साथ में जो दूसरे विदेशी जो लेखक हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि भारत का व्यापार न केवल भारत की सीमा तक सीमित था बल्कि ये विदेशी सीमा के साथ भी होता था, राइट फ्रेंड्स। तो ये है अपना पूरा जो पार्ट है साहित्यिक स्रोत वाला, वो यहाँ पर अब कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे जिसमें और बहुत सारे बहुत सारे स्रोत है जिसके माध्यम से हम जो अपना जो प्राचीन भारत है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो अगला जो अपने पास स्रोत है उसकी चर्चा करेंगे, वो 5वां स्रोत है विदेशी संदर्भ। किसके बारे में चर्चा करेंगे, विदेशी संदर्भ, राइट फ्रेंड्स। तो अभी तक अपन ने जो इस बुक में जो चैप्टर 3 है उसमें हमने जो स्रोत है उसके बारे में पढ़ा था। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था भौतिक अवशेष के रूप में, फिर हमने पढ़ा था सिक्कों के रूप में, है ना, फिर हमने पढ़ा था शिलालेख के बारे में, है ना, फिर हमने पढ़ा था साहित्यिक स्रोत के बारे में, और साहित्यिक स्रोत जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो विदेशी संदर्भ से शुरू होगी और आगे आगे धीरे धीरे हम इस अध्याय को पूरा करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे
है ना।